हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, लगातार हमारी आपकी क्लासें चल रही हैं और इस दरमियान हम आप अच्छा सीख रहे हैं। मुझे अपने शिष्यों को बताने में खुशी भी हो रही है और आप सबका जो स्नेह और सहयोग मिल रहा है वह अद्वितीय और श्रेष्ठ है। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। छंद में जो हमारा सिलसिला चल रहा था, हमने अब तक जो पढ़ा था उसमें छंद देखा था, छंद की परिभाषा देखी थी, छंद के तत्व देखे थे जो कि 7 होते हैं। इसके बाद हमने देखा था छंद के प्रकार, जिसमें हमने मात्रिक छंद और वार्णिक छंद 2 प्रकार के छंदों और तीसरी प्रकार जो थी उसको मुक्तक छंद को देखा था। इसमें भी मैंने आप सबको मात्रिक छंद के प्रकार बताए थे कि मात्रिक छंद वह छंद होती है जिसमें मात्राओं की संख्या, क्रम आदि का पता चलता है। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि मात्रिक छंद 3 प्रकार की होती है: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वह छंद होती है जिसमें चारों चरण की मात्रा, ध्यान दें, जिसमें चारों चरण की मात्रा आपस में बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। जबकि प्रथम एवं तृतीय, द्वितीय एवं चतुर्थ यानी विषम चरण और सम चरण आपस में जहां बराबर होते, यानी दो दो चरणों की मात्रा जिस छंद में बराबर होती है उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। मित्रों, तीसरी बात मैंने बताया था कि विषम मात्रिक छंद वह छंद होती है जिसमें चारों चरण की मात्राएं अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती हैं, उन्हें विषम चरण की छंद कहा जाता है। इस सबों में हमने यह तो जान लिया कि क्या है। उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको चौपाई पढ़ाऊंगा, आपको रोला पढ़ाऊंगा, गीतिका पढ़ाऊंगा, हरगीतिका पढ़ाऊंगा, आल्हा पढ़ाऊंगा, बरवे पढ़ाऊंगा, दोहा पढ़ाऊंगा, सोरठा पढ़ाऊंगा, उल्लाला पढ़ाऊंगा, कुंडलिया पढ़ाऊंगा, छप्पे पढ़ाऊंगा। इतना ही एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है और मैं आपसे बता दूं, मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। तो कैसे भी लगे, जो भी हो, आप सबका जो संवर्धन है, आप सबका जो, आप अब इसमें से अगर आप लोग ये कहो कि सर मुझे सिविल के लिए पढ़ना है, मुझे टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ना है, मुझे आईएएस के लिए पढ़ना है, फिर मुझे सिविल एसआई के लिए पढ़ना है, मुझे पुलिस, तो ऐसे अलग अलग अगर आप नाम लेते हो तो ये गलत बात है। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण सिर्फ एक होता है, कायदे से एक बार पढ़ लो, जिंदगी भर की समस्या दूर हो, मेरा कुछ मानना ये है। तो जो भी पढ़ना हो कंप्लीटली पढ़िए, बार बार एक परीक्षा के लिए आप पढ़ो, दरोगा के लिए कुछ पढ़ो, फिर पुलिस के लिए कुछ पढ़ो, ऐसा मानना मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये चीज अच्छी नहीं होती। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम देखते हैं हेडिंग जो है हमारी वह है ह्रस्व एवं दीर्घ मात्रा की पहचान। ह्रस्व एवं दीर्घ मात्रा की पहचान, हमें इसी पर काम करना है और इसी पर बात करनी है, ठीक है। ह्रस्व एवं दीर्घ मात्रा की पहचान के संदर्भ में यद्यपि हम देखें तो शुरुआत करते हैं। आइए, प्रथम बिंदु, और अब ध्यान से यहां से सुनने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक एक चीज को बताते हुए जब मैं बढ़ूंगा आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा जिससे कि आप पहचान जाओगे कहां दीर्घ होगा और कहां ह्रस्व होगा। पूरा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने बताया भी था कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो कोई समस्या नहीं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। देखें, जिस वर्ण में ह्रस्व मात्रा लगी हो वह स्वयं ह्रस्व स्वर आए तो एक मात्रा होगी, एक मात्रा होगी, यानी ह्रस्व मात्रा लगेगी। एक का मतलब ह्रस्व और दीर्घ का मतलब गुरु, दो, यानी दो मात्रा यहां, एक मात्रा यहां, तो एक मात्रा होगी। यानी इसने कहा कि स्वयं ह्रस्व स्वर आए। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, यही हैं। तो इन सबको जब कभी कहीं रहें तो एक एक मात्रा होगी। लेकिन ये जब किसी पर लग जाएंगे, ये बोला ना कि जब
जिस वर्ण पे ह्रस्व मात्रा लगेगी। अब ये मात्रा जैसे हमने देखा क, अब इसमें छोटा अ है तो इसकी एक मात्रा, छोटी ई अगर हम लगा देंगे तो भी इसकी एक मात्रा, छोटा ऊ अगर हम लगा देंगे तब भी इसकी एक मात्रा, और यद्यपि हम ये वाला लगा देंगे तब भी एक मात्रा। क्लियर हो? तो चीजों को बिल्कुल बारीकी से पकड़िए। क्रमांक 2 पर आते हैं। देखें, जिस वर्ण में दीर्घ मात्रा लगी हो, दीर्घ मात्रा लगी हो, वह स्वयं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आए तो दो मात्रा होगी, दो मात्रा होगी। यानी अब ये समझना होगा, दीर्घ का मतलब बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ये तो इन सब की कितनी मात्राएं? दो दो होंगी, चाहे ये स्वयं आ जाए। जैसे अगर दे दिया कीजिए की मात्रा निकालिए, कीजिए, तो एक, दो, दो, क्योंकि एक का भी दो होता है। क्लियर हुआ? जी हां। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बैठिए में मात्रा निकालें तो दो, एक, दो। क्लियर हुआ? भाई अ की मात्रा लगेगा तब भी तो दो हो जाएगा, और स्वयं अकेले रहेगा तब भी दो होगा। हाँ, छोटी लगेगा, ये छोटी लगा तो एक हुआ। क्लियर हुआ? तो जैसे अगर का दिया तो का पे दो मात्रा, अगर की दिया, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, ये तो किसी भी शब्द पर लग सकते हैं, है ना। वैसे ही जैसे कू दिया तो इसकी दो मात्रा, छोटा वो देगा तो एक मात्रा, अगर के दिया तो दो मात्रा, कै दिया तो दो मात्रा, को दिया तो दो मात्रा, और कौ दिया तब भी दो मात्रा। क्लियर हुआ? आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा। 2 पॉइंट हम समझ चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तीसरे स्थान पर, जहां पर अर्धवर्ण से शब्द का प्रारंभ या शब्द की शुरुआत हो तो वहां कोई मात्रा नहीं लगेगी, नहीं होगी। जहां पर अर्धवर्ण से शब्द की शुरुआत होगी, जैसे मैंने बोला त्याग, तो आधाता की कोई मात्रा नहीं, और ये जैसे मैंने बोला प्यार, तो आधापा की कोई मात्रा नहीं, और ये जैसे मैंने बोला न्याय, तो दो और एक, है ना। हाँ, जैसे दे दिया व्यक्त, ये हुआ ना, तो ये इसका तो कोई नहीं, लेकिन ये इसमें जुड़कर दो और एक, ऐसा हो जाएगा, है ना। जैसे न्यून, तो दो और एक, इसका कोई मात्रा नहीं लगा। क्लियर हुआ? जी हाँ, वेरी गुड। अब देखें, यानी पहला वर्ण अगर अर्ध है, आधा है, तो पहले वर्ण की मात्रा नहीं लगेगी। अच्छा, चौथी बात, जहां पर अर्धवर्ण के पूर्व
यानी पहले, पूर्व यानी पहले, अर्धवर्ण के पूर्व पूर्ण वर्ण रहे। तो क्लियर कर लें, लघु, लघु, ह्रस्व और पूर्ण एक ही है, यानी ये और ये। दीर्घ, गुरु वो बड़ा, तो ये। तो यहां क्या बोल रहा है, जहां पर अर्धवर्ण के पूर्व यानी पहले पूर्ण वर्ण यानी लघु वर्ण पूर्ण वर्ण रहे, तो अर्धवर्ण, तो अर्धवर्ण पहले वाले वर्ण में जुड़कर दो हो जाएगा या दो हो जाएंगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, निश्चिंत रहे। जैसे दे दिया परित्याग, एक शब्द दे दिया परित्याग, तो प का एक, र भी पूर्ण है ना, चूंकि एक ही मात्रा इसकी लगनी है। तो बोला है कि यदि आधा वर्ण के ठीक पहले पूर्ण वर्ण रहे तो है भाई। तो कह रहा अर्धवर्ण जो है पहले वाले में जुड़ जाएगा, यानी इसमें जुड़ेगा, ये जुड़ा तो ये दो हो गया, तो जुड़कर दो हो जाएंगे, तो दो हुआ ना। अभी यहाँ पे एक और इसका है ना। जैसे दे दिया पास्ता, दे दिया, जैसे दे दिया दस्त, जैसे दे दिया हस्त। ठीक है, अब आधा वर्ण इसमें लगेगा तो दो और एक, आधा वर्ण है इसमें मिलेगा तो दो और एक, इसमें मिला तो ये दो और एक। क्लियर हुआ? मुझे आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल बेहतर समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात को समझिएगा, आपके दिमाग में पूरी तरह कैसे डाल दिया जाए कि आप उसको बेहतर से समझ चुके, मेरी पूरी कोशिश यही है। 5वें स्थान पर आए, जहां पर अब देखें, जहां पर दीर्घ वर्ण के बाद अर्ध वर्ण आए, जहां पर दीर्घ वर्ण के बाद अर्ध वर्ण आए तो वहां अर्धवर्ण की मात्रा नहीं लगती, अर्धवर्ण की मात्रा नहीं लगती। बात समझिएगा, कहां नहीं लगती? जैसे मैंने लिख दिया आत्म, आत्मा नहीं आत्म। अब ये तो पूर्ण वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, दीर्घ माने बड़ा, तो इसकी दो मात्रा, अब ये नहीं जुड़ेगा, इसकी कोई मात्रा नहीं। बस मैंने लिखा शाश्वत, तो अब इसकी तो दो मात्रा हो ही जाएगी, ये इसका जुड़ेगा नहीं, ये इसमें चार ही मात्रा है। कोई प्रॉब्लम? चलिए छठा देख लेते हैं। जहां पर दो दीर्घ वर्णों के मध्य, जहां पर दो दीर्घ वर्णों के मध्य अर्धवर्ण आ जाए तो वहां अर्धवर्ण की मात्रा नहीं लगती।
की मात्रा नहीं लगती। बात समझिएगा। अभी आत्म लिखा था, आप लिख लो आत्मा, तो दो दो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। जैसे आपने लिख दिया परमात्मा, तो एक एक दो और दो इसकी कोई मात्रा नहीं। जैसे मैंने लिख दिया नाश्ता, तो दो दो उसकी मात्रा नहीं लगेगी। आपने लिख दिया पास्ता, तो दो दो। आपने लिख दिया रास्ता, तो दो दो, बीच की मात्रा नहीं लगेगी अर्धवर्णों का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्पष्टतः बताते चलें। आनंद जरूर आना चाहिए आप सबको। जब ज्ञान मिल रहा हो तो निसंदेह स्वीकार्य करना चाहिए। मित्रों, मैं देखता हूं जितने भी सुधीजन हैं, श्रेष्ठ बच्चे हैं और संस्कारों से परिपूर्ण हैं। क्योंकि हिंदी का जो शिक्षक होता है वो धमक से बहुत दूर होता है। अक्सर राय होती है कि बड़ी रसिक होते हैं, लेकिन सभी शिक्षक ऐसे हों वे जरूरी नहीं है। गंभीरता के साथ भी कार्य किया जा सकता है। मुझे गर्व है कि मेरे जितने भी शिष्य हैं उनमें संस्कार भी होते हैं, उनमें अदब भी होती है, और उनका जो बिहेवियर होता है, जो उनका व्यवहार होता है, वो निस्संदेह किसी भी शिक्षक से श्रेष्ठ होता है और किसी भी शिष्य से भी श्रेष्ठ होता है। तो बड़ा गर्व होता है कि मैं हिंदी का शिक्षक हूँ और मेरे जो शिक्षार्थी हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों या हिंदी को ही अपनी ज़िंदगी मान बैठे हों, उन सबों के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा सुकून प्राप्त होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसको खूब ग्रहण कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ नवीन चीज़ों से और अवगत कराता हूं। 7वें नंबर पर देखता हूं, जहां पर दो अर्धवर्ण एक साथ आ जाएं। क्या? जहां पर दो अर्धवर्ण यानी आधे वर्ण दो बार एक साथ आ जाएं, तो दोनों को मिलाकर एक ही मात्रा लगती है। एक ही मात्रा लगती है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा उज्जवल, तो एक और इन दोनों को मिलाकर एक और एक। अब आपके दिमाग से इसमें जोड़ देते तो दो दिक्कत क्या हो जाती? दिक्कत हो जाती। फिर इसकी मात्रा क्या करते आप? तो इसीलिए ऐसे हुआ। जैसे दे दिया ज्योत्सना। ध्यान दें, अब आधा ज की कोई मात्रा नहीं, चूंकि शुरुआत ही आधा वर्ण से हो रही है तो उसको छोड़ दें। दोनों या पे उप मात्रा है तो दो, अब दोनों का एक और ये रहा। क्लियर हुआ? जैसे दे दिया महात्म्य, तो दो दो एक एक। क्लियर हुआ? आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो जहां दो वर्ण एक साथ आएंगे उनको मिलाकर एक मात्रा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भी। और 8वें नंबर पर आए, जहां पर संयुक्ताक्षर होते हैं तो वहां मात्रा जरूरतानुसार लगती है। जरूरतानुसार। अब संयुक्ताक्षर कौन थे भाई? छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। ये दो दो वर्णों का मतलब हुआ संयुक्त हैं, दोनों मिलकर बने हैं। अब इनकी जैसे खाने में नमक कैसे स्वादानुसार, वैसे इनकी मात्रा क्या है? जरूरतानुसार। अब फंस जाएंगे आप। कभी इसकी एक मात्रा होती तो कभी दो, तो कभी दो तो कभी एक, कभी एक तो कभी दो। तो थोड़ी सी समस्या यहां होगी, परंतु नहीं बीरो, समझाऊंगा ना।
हम हैं तो क्या दिक्कत। देखें, ये मात्रा जरूरतानुसार लगेगी। अब आप सबके दिमाग में निश्चित तौर पर प्रश्न कौन जाना चाहिए, जैसे, तो ध्यान में रखिए कि इस बात को चौपाई जब मैं पढ़ा रहा हूंगा तो इसको क्लियर कर दूंगा। स्पष्ट हुआ? जब मैं चौपाई पढ़ा रहा हूंगा, अभी चौपाई जस्ट पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो आपको उसी समय क्लियर कर दूंगा कि यहां की जो मात्रा है, ठीक है, तो अभी इसको आप समझ रहिए, इसको माइंड में ले रहिए। चलिए, देखें, 9वां नंबर पर जहां पर अनुनासिक यानी अनुनासिक लगा रहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझिएगा, जहां पर ये आपका चिन्ह लगा रहे वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने लिखा दांत, जैसे मैंने लिखा झांसी, तब इसकी दो और दो ही होगी, इसकी दो और एक ही होगी, इसके आने से कोई समस्या नहीं होगी। अगर मैंने लिख दिया पांस, तब भी इसकी दो नहीं होगी, इसकी एक और इसकी एक। क्लियर हुआ? यानी इसके आने से कोई भी बदलाव नहीं होता। अगर दो मात्रा है तो दो, अगर एक मात्रा है तो एक ही होगा। इसके आने से ना कुछ बढ़ेगा, इसके आने से ना कुछ घटेगा। दैट्स इट। ठीक है, 10वें देख लेते हैं। जहां पर अनुस्वार लगा रहे जहां पर अनुस्वार लगा रहे वहां की ह्रस्व मात्रा, वहां की पूर्व वाली ह्रस्व मात्रा दीर्घ हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। यह थोड़ा सा आपके समझने में नहीं आया होगा कि अनुस्वार लगा रहे वहां की पूर्व वाली ह्रस्व मात्रा। जैसे हमने लिख दिया अंत, अब जहां अनुस्वार लगा उसके पहले आ है ना, और वो भी ह्रस्व है, छोटा है, तो ये क्या करेगा, दीर्घ कर देगा, यानी दो और एक। अरे अगर इसको ऐसे भी समझ लो ना मित्र, ऐसे, तब भी तो ये दो और एक हो रहा है, तो एक ही बात। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जैसे दिया ये पंप, तब इसको इसमें जुड़ेगा दो और एक। क्लियर हुआ? अगर ऐसे दे दिया कि पाम, तब ये दो तो दो ही रहेगा ना, एक एक होगा, चाहे जितना भी जुड़े, इससे कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो कहने का तात्पर्य जहां ह्रस्व स्वर रहेगा उसी को ये दीर्घ कर देगा। दीर्घ तो दीर्घ ही होता, तीन मात्रा नहीं होती कि कुछ और बन जाए। हमें आशा है कि आप आज मात्रा निकालना सीख गए होंगे। तो पहला छंद हम पढ़ाने चल रहे हैं, उसमें चलते हैं और अब इनका प्रयोग करना हम सीखते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे,
सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में पहला कौन सा पढ़ेंगे? जी हां, चौपाई पढ़ेंगे। तो देखें, यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है? एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा इसके चारों चरणों में अलग अलग 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? इसके चारों चरणों में अलग अलग 16 यानी चारों में 16 मात्राएं होती हैं। यह छंद काव्य में प्रबंध के दोनों रूपों में सहजता से प्रयुक्त होती है। अब दोनों रूपों का मतलब क्या है? प्रबंध के 2 रूप होते हैं मित्रों। प्रबंध के एक को कहा जाता है महाकाव्य और दूसरे को कहा जाता है खंड काव्य। तो खंड काव्य और महाकाव्य लिखने के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा अगर प्रिय छंद कुछ कहा जाए तो दोहे के बाद चौपाई ही होती है। चाहे वो तुलसीदास की बात कर लें, चाहे वो हम केशवदास की बात कर लें, चाहे वो हम किसी की भी बात कर लें, अगर महाकाव्य खंड काव्य, चाहे वो जायसी की बात कर लें, अगर महाकाव्य या खंड काव्य की रचना किया है तो वो दोहा चौपाई शैली को या छंद को निश्चित तौर पर अपनाने का कार्य किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने जान लिया कि चौपाई क्या है। यह छंद जो है खंड काव्य महाकाव्य लिखने में बहुत ही उपयोगी होती है। मित्रों आइए आज हम सीखना शुरू करते हैं। पहली छंद को की मात्रा निकालना शुरू करते हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसको हम शुरू करते हैं। बस यही बता के नमस्ते कर देना। तो देखें, आइए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश जय कपीस तिहूं लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये 4 पंक्तियां हो गई। इन 4 पंक्तियों में हमें मात्रा निकालना है। तो चलिए, एक 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 छोटी यू लगाते, एक यहां 2 1 2, चूंकि मात्रा लगी है, एक एक छोटा यू है, 1
दो, एक, 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 हमारे साथ बोलते जाएं, एक, एक, यहां दो, एक, 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 दो, एक, एक, दो, एक, एक। क्लियर हो रहा है? दो, एक, दो, एक, 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 दो, दो। अब इसमें मिल जाएगा दो, एक, 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 मान लो ये त्रा है, संयुक्त अक्षर दो, एक, 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 दो, दो। ठीक है, अब हम गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, दो, छः, एक, सात, दो, आठ, एक, नौ, एक, 10, एक, 11, 11, दो, 13, 14, 15। फिर से देखें, दो, दो, चार, दो, छः, एक, 7, दो, 9, एक, 10, 11, एक, 12, दो, 14, दो, 16। यानी यहां मात्रा कितने आ गए? 16 आ गई। दो, एक, 3, 5, एक, 6, एक, 7, एक, 8, दो, 10, एक, 11, एक, 12, दो, 14, दो, 16। यहां पर भी कितनी आई? 16 आ गई। दो, एक, 3, दो, 5, एक, 6, एक, 7, एक, 8, एक, 9, एक, 10, एक, 11, एक, 12, दो, 14, दो, 16। यहां पर भी कितनी आई? 16 आ गई। दो, एक, 3, एक, 4, एक, 5, दो, 7, एक, 8, एक, 9, एक, 10, एक, 11, एक, 12, दो, 14, दो, 16 बराबर। अगर यहां हम सिर्फ एक मात्रा रखते, केवल एक कर देते, तो 15 आ जाता ना। जब घट जाए तो दो कर लेना, जब एक मात्रा बढ़ जाए तो यहां पर एक कर लेना, चूंकि ये जरूरत के अनुसार घट भी जाएगा और जरूरत के अनुसार बढ़ भी जाएगा। यानी यहां क्या होगा? दो। फिर से देखें, दो, एक, 3, एक, 4, एक, 5, दो, 7, एक, 8, एक, 9, एक, 10, एक, 11, एक, 12, दो, 14, दो, 16। क्लियर हुआ? यानी अब आपको चौपाई छंद कभी भी दिक्कत नहीं पैदा करनी चाहिए। कैसे भी करके आप सबके कमेंट्स आने चाहिए कि हमें इस बिल्कुल समझ में आ गया है। इस क्लास को और छंद को और विधिवत आपको पढ़ना है, निसंदेह आप कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि हम आप सबको बेहतर सेवाएं दे सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ, और तब तक के लिए शब बखैर। आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।